हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूनिक्लो स्टडी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का के अंदर जो भी अथॉरिटी है हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी है, कौन कौन सा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन होगा, कौन कौन सी संस्था है जो अथॉरिटी का गठन करेगी, उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर बता रखा है वो कौन होगा, कौन उसको अपॉइंट करेगा। आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसके अंदर मैंने इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 1 to 17 तक के जो भी हैं वो मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के यूनिक्लो स्टडी नाम से आप चैनल को सर्च करके आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप देख लीजिए। तो आज अपन इसका पार्ट जो थर्ड है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड इसका लास्ट है और इसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगी कि जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम है इसमें कौन कौन सी अथॉरिटी है और जो कौन से अथॉरिटी की अपील है वो किस अथॉरिटी में जाएगी और जो अथॉरिटी है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, अथॉरिटी को कौन अपॉइंट कर रहा है, उसके ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन जो 13 है, सेक्शन जो 13 है वो सबसे पहले अपने को बताता है किराया अधिकरण के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल का सेक्शन 13 बात करता है किराया अधिकरण का गठन क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले जो इसमें अथॉरिटी है वो रेंट ट्रिब्यूनल है। किराया अधिकरण, तो देखिए किराया अधिकरण जो भी संस्था अपने पास में आएगी उन संस्था जो होती है, ट्रिब्यूनल जो होता है उसका गठन तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सब सेक्शन में यही आएगा। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है, पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त किया गया है वो हमेशा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 13 बात करती है कि जो राज्य सरकार है वो ऐसे संख्या में और ऐसे स्थानों पे जो भी राज्य सरकार को ठीक लगे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करके किराया अधिकरण का गठन कर सकेगी। और मानो कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल है तो वहाँ पे राज्य सरकार के पास में ये पावर है कि राज्य सरकार अपने साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से उन दोनों किराया अधिकरणों के बीच में उनके कार्य का वितरण कर दे। ठीक है, और जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पीठासीन अधिकारी होगा और पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वो सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से नीचे की पंक्ति का नहीं हो। सेक्शन 13 का जो ये 4th क्लोज है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांस है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नियुक्त किया है, आपने अपॉइंट किया है, वो कौन होगा। तो देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। ठीक है, और जो अधिकरण है उसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार के पास में ये पावर है कि उच्च न्यायालय के पास में पावर है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया है उस पीठासीन अधिकारी को किसी अन्य अधिकरण का भी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम में पहली अथॉरिटी अपने पास में किराया अधिकरण। अब ठीक है, अब जो किराया अधिकरण है, मानो कि अगर कोई भी मामला है वो किराया अधिकरण के सामने आता है और कोई पक्षकार है जो किराया अधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है और वो इसकी अपील करना चाहता है, तो वो इसकी अपील कहाँ करेगा। तो देखिए किराया अधिकरण के अधीन जो भी मामले आएंगे और किराया अधिकरण जो आदेश पारित करेगा उनकी अपील है वो होगी अपील किराया अधिकरण में, जिसके बारे में सेक्शन 19 है वो प्रावधान करता है। देखिए देखते हैं सेक्शन जो 19 है वो क्या कहता है। देखिए सेक्शन जो 19 है इसका वो बात करता है अपील किराया अधिकरण के बारे में। तो जो धारा जो 13 में अपन ने किराया अधिकरण पढ़ा है उसकी अपील जो है वो अपील किराया अधिकरण में होगी। स्टार्टिंग के जो प्रोविज़न है कि जो अथॉरिटी है उसकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये भी पावर है, अगर कोई क्षेत्र है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपील किराया अधिकरण है तो उनके कार्यों का बंटवारा भी कर सकती है। अपील किराया अधिकरण में भी एक पीठासीन अधिकारी होगा। संस्था की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन पीठासीन अधिकारी का अपॉइंट हाईकोर्ट करेगा, सेम जैसे 13 में अपने रेड किया है। वहाँ पे 13 में लिखा हुआ था कि पीठासीन जो भी जो किराया अधिकरण है उसका जो पीठासीन अधिकारी है वो सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। वहीं पे जो अपीलेंट जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जिला न्यायाधीश समवक सेवा के
सेवा का सदस्य होगा जिसको कि उसके रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपील किराया अधिकरण है उसका पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो उसका पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश संवर्ग सेवा का सदस्य होगा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आपने अपॉइंट किया, हाईकोर्ट ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, हाईकोर्ट के पास में ये पावर है कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है कि एक जो पीठासीन अधिकारी है किसी भी अपील किराया अधिकरण का, उसे किसी अन्य अपील किराया अधिकरण के कर्तव्य के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है। ठीक है। तो सेक्शन जो 13 की जो धारा जो 13 है उसकी अपील होगी सेक्शन 19 में। तो 19 की जो स्टार्टिंग के जो 5 क्लोज है वो सेम जो 13 जो बात करती है वही बात करते हैं, लेकिन इसके आगे के क्लोज ये बताते हैं मानो कोई पक्षकार है जिसका मामला किराया अधिकरण के अधीन चल रहा था और किराया अधिकरण ने उस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित किया है और पक्षकार उस आदेश से संतुष्ट नहीं है, पक्षकार उसकी अपील करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो पक्षकार है वो ऐसे अपील किराया अधिकरण में अपील करेंगे जहाँ पे जिस अधिकारिता के अंदर उनका परिसर स्थित है। और जो अपील है वो अपील जिस दिन किराया अधिकरण जो सेक्शन 13 में जो आपका मामला गया था किराया अधिकरण के पास में, किराया अधिकरण ने जिस दिन आपके मामले में अंतिम आदेश पारित किया था उस अंतिम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर भीतर करोगे आप, और जो अंतिम आदेश की जो प्रति है उसके साथ करोगे। ठीक है। किराया अधिकरण का जो आदेश है उसकी अपील किराया अधिकरण में होगी, उस अपील किराया अधिकरण में होगी जिसके जुरिडिक्शन में आपका प्रीमाइजेस स्थित है। और कब करोगे, जिस दिन आपको अंतिम आदेश सुनाया गया था उस दिन करोगे, उस आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर भीतर, और अंतिम आदेश की प्रति के साथ करोगे। ठीक है। ये इसका वेरी वेरी मोस्ट क्लोज है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। बाद में बात करता है कि आपने 60 दिन के अंदर अपील कर दी, जो भी आदेश की प्रति थी उसके साथ में आपने अपील कर दी। अपील करने के बाद में सेक्शन 17 के अधीन आपको पक्षकारों को सूचना दी गई किस चीज़ की कि भाई आप है ना अधिकरण के सामने उपस्थित हो, उनकी उपसंझाती के बारे में उनको सूचना दी गई कि आपका जो मामला है वो अपील में आया है, इसलिए आप अपील किराया अधिकरण के सामने उपस्थित हो। लेकिन जो पक्षकार है धारा 17 के अधीन अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो वहाँ पे अपील किराया अधिकरण के पास में पावर है कि अपील किराया अधिकरण वहाँ पे एक पक्ष कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है। और अपील किराया अधिकरण है वहाँ पे सुनवाई की तारीख नियत करेगा, और जो सुनवाई की तारीख नियत करने के पश्चात जो 180 दिन के अंदर जिस दिन अपील के नोटिस की तामील होती है 180 दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा। अपील किराया अधिकरण के पास में ये पावर है कि अपील किराया अधिकरण जब भी कोई मामला अपील किराया अधिकरण के सामने आ रहा है, अपील किराया अधिकरण समुचित विनिश्चय पे पहुंचने के लिए किसी भी स्टेज पे एनी स्टेज जो पक्षकार है उन पक्षकारों को एडिशनल में अतिरिक्त कोई भी एफिडेविट है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए भी बोल सकेगा। ठीक है। अपील किराया अधिकरण के पास में पावर है एनी स्टेज किसी भी टाइम पक्षकारों को कह सकेगा कि अलग से कोई एफिडेविट है कोई डॉक्यूमेंट पेश करे। और अपील किराया अधिकरण के पास में पावर है कि जब ड्यूरिंग आपकी अपील है, जब आपकी अपील का लंबन काल चल रहा है उस टाइम अपील किराया अधिकरण आपके मामले में कोई भी अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा। देखिए सेक्शन 23 में भी अपन एक आदेश की बात की थी, और सेक्शन जो 19 है उसका जो क्लोज 10 है वो भी आदेश की बात करता है। ध्यान रखना जो 23 में जो आदेश पारित किया गया था वो इंटरिम ऑर्डर था, और यहाँ पे जो आदेश पारित किया गया है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, अंतर्वर्ती आदेश है। ठीक है। तो जो अपील किराया अधिकरण उसके पास में पावर है कि वो अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा। दूसरी बात, अपील किराया अधिकरण के पास में ये भी पावर है कि उसके सामने जब भी कोई मामला आता है तो उस मामले को वो अपास्त कर सकता है, परिवर्तित अपील उसको पुष्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, अपास्त कर सकता है, उलट कर सकता है, उपांतित कर सकता है, या फिर जो भी उसको न्याय हित में अपेक्षित लगता है वो कर सकता है। इसके अलावा अपील किराया अधिकरण उसके द्वारा दिया गया कोई भी विनिश्चय उससे पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अपील किराया अधिकरण जो भी विनिश्चय करेगा, जो भी आदेश सुनाएगा वो अंतिम होगा। उस आदेश की ना तो कोई अपील होगी ना ही उसका कोई कंडक्शन होगा, और या तो कोई पक्षकार या तो कार्यवाही के कोई पक्षकार है वो आवेदन करते हैं, या फिर न्यायालय पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात या फिर स्व प्रेरणा से न्यायालय के पास में पावर है कि न्यायालय क्या कर सकता है कि किसी भी स्टेज के ऊपर किसी मामले को निपटाने के लिए एक किराया अधिकरण से दूसरे किराया अधिकरण को मामले को अंतित कर सकेगा। ठीक है। तो और जिस अधिकरण को आपका मामला ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो अधिकरण जहाँ तक आपके मामले में सुनवाई कर ली गई है उससे आगे के स्टेज से आपके मामले में सुनवाई प्रारंभ करेगा। तो सेक्शन देखिए 13 है वो अपने को बताता है रैंक ट्रिब्यूनल के बारे में। रैंक ट्रिब्यूनल के बारे में सेक्शन 13 में सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि उसकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको हाईकोर्ट अपॉइंट करता है, और हाईकोर्ट जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से नीचे का नहीं होगा। ठीक है। ये बात करता है सेक्शन 13। अब जो धारा 13 का जो मामला था
अगर कोई पक्षकार उससे संतुष्ट नहीं है, उसकी अपील करना चाहता है, तो वो धारा 19 में जाके उसकी अपील करेगा। अपील न्यायाधिकरण में सेम प्रोविज़न है कि अपील न्यायाधिकरण की स्थापना है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट करेगा, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो व्यक्ति होगा जो कि जिला न्यायाधीश संवर्ग सेवा का सदस्य है और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है। और धारा 13 में जो आपको आदेश सुनाया गया था, उस आदेश की अपील आप 60 दिन के भीतर आपको यहाँ पे करनी है और उस अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल में करनी है जिसके जुरिडिक्शन में आपका प्रीमाइसेस है। और जहाँ और जो आदेश आपको सुनाया गया था उसकी प्रति पे उसकी जो भी आपके पास में कॉपी है उसको साथ में लेके आप 60 दिन के भीतर अपील करोगे। जब आप अपील कर देते हो तो धारा 17 के दिन पक्षकार को उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा, मामले को निपटाया जाएगा 180 दिन के अंदर। और जो अपील न्यायाधिकरण है उसके पास में ये पावर है कि अपील न्यायाधिकरण पक्षकारों से किसी भी समय कह सकता है। एडिशनल में उनसे कोई भी एफिडेविट या कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करने की अपेक्षा की जा सकती है, या फिर जब आपकी कार्यवाही चल रही है तो उस टाइम अपील न्यायाधिकरण के पास में पावर है कि कोई भी अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है, आपका जो आदेश है उसको पुष्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, अपास कर सकता है, या फिर आपके मामले को किसी अन्य अधिकरण को ट्रांसफ़र कर सकता है। और अपील न्यायाधिकरण जो भी मामला जो भी निर्णय सुनाएगा वो अंतिम होगा, उसकी अपील और पुनरीक्षण नहीं होगा। यहाँ से भी प्रीमेकेशन बन सकता है। और जो पक्षकारों को आवेदन देने के पश्चात में जो पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात या जो भी पक्षकार सुनवाई के इच्छुक उनको सुनने के बाद में या फिर सब प्रेरणा से भी अपील न्यायाधिकरण है वो किसी भी स्टेज के ऊपर मामले को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण से दूसरे न्यायाधिकरण को अंतरित भी कर सकेगा। और जिस न्यायाधिकरण को आपका मामला ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो न्यायाधिकरण जिस स्टेज पे आपका मामला ट्रांसफ़र किया गया है, जहाँ तक उस पर कार्रवाई कर ली गई है उसकी आगे की स्टेज से उस पर कार्रवाई प्रारंभ करेगा। ठीक है। तो पहले इसमें अथॉरिटी है रैंक ट्रिब्यूनल, सेक्शन 13 बात करता है, सेक्शन 19 बात करता है अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल। इसके साथ में इस रैंक कंट्रोल एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी और है, देखिए वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए 22 अध्याय जो 5A है अपना अध्याय जो 5 है वो 2017 के संशोधन से जुड़ा है, और अध्याय 5A और 5B दो जो अध्याय है वो संशोधन से जुड़े हैं। इस अध्याय में टोटल कितने सेक्शन हैं, कौन सा सेक्शन किस चीज़ के बारे में उल्लेख करता है, अमेंडमेंट जो है आपके वो किस डेट से इन्फोर्स हुए हैं, ये सारी जो भी बातें हैं ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में कंप्लीट करवा दी है। यहाँ पे सिर्फ अपन इसकी अथॉरिटी की बात करेंगे। तो अपन ने 2 अथॉरिटी अभी डिस्कस की है, सेक्शन 13 सेक्शन 13 और सेक्शन 19। एक और इसमें अथॉरिटी है वो बात करता है धारा 22 एक किराए प्राधिकारी की नियुक्ति। तो सेक्शन 22A जो अमेंडमेंट से जुड़ा है वो बोल रहा है किराए प्राधिकारी, और किराए प्राधिकारी जो है वो किसके लिए नियुक्त किया जा रहा है। ये जो अमेंडमेंट से जो सेक्शन जो 22B है, 22D है, 22BDEG जो 4 ये सेक्शन, और धारा जो 23 और 23 जो सेक्शन बात करती है वो बात करती है कि कोई भी भूस्वामी है वो किराएदार की अनुज्ञा के बिना सुख सुविधाओं को बंद और विधायित किराए प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना सुख सुविधाओं को बंद और विधायित नहीं करेगा। और सेक्शन धारा जो 24 बात करती है वो बात करती है भूस्वामी और इनके भूस्वामी के कर्तव्य, भूस्वामी और किराएदार के कर्तव्य की बात करता है। तो कोई भी मामला अगर धारा 22 का है, 22B का है, 22B का मतलब है किराएदारी करार का है, या फिर 22B के बाद में 22D का कोई मामला है, 22D का मतलब है इसमें कुछ मामलों में पुनरीक्षण है, या फिर कोई मामला है जो कि पुनरीक्षित किराए किस डेट से आप उसका पे करोगे, या फिर सिक्योरिटी की जो बात आती है उसके बाद सॉरी कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप किराया है वो किराया भूस्वामी को नहीं देके किराया प्राधिकारी को जमा करवा रहे हैं। तो धारा 22BDEG और धारा 23 और 24 के लिए है, इनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किराया प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और किराया प्राधिकारी जो है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उपखंड अधिकारी से निम्न रैंक के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया कर सकेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका पहला तो ये है कि कौन से सेक्शन में कौन सी अथॉरिटी है, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। देन आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी जो होती है उसकी स्थापना हमेशा गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो ऑफिसर्स है उनकी स्थापना हमेशा हाईकोर्ट सेशन कोर्ट करते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो हाईकोर्ट यहाँ पे अथॉरिटी जो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो 3 अपन अथॉरिटी पड़ी है सेक्शन धारा 13, धारा 19 और धारा 22 है, तीनों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग अलग है। धारा 13 जो आपका रैंक ट्रिब्यूनल है वहाँ पे सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड होगा, और आपका जो अपील न्यायाधिकरण है वहाँ पे जिला न्यायाधीश संवर्ग सेवा का सदस्य होगा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो 22A में जो आप किराया प्राधिकारी जो आप नियुक्त कर रहे हो, रैंक अथॉरिटी जो आपके सामने आ रही है, वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उपखंड अधिकारी से निम्न रैंक का होगा।
प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा, ठीक है। और जो किराया प्राधिकारी, ये जो सेक्शन 22A है, इसके अधीन अगर कोई आदेश सुनाया गया है तो उस आदेश की अपील जो है वो धारा 13 में किराया अधिकरण के पास में होगी और आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर होगी, ठीक है। धारा 13 की जो अपील है वो जाएगी 19 में 60 दिन में, और जो 22A की अपील है वो जाएगी धारा 13 में 60 दिन में, ठीक है। और किराया प्राधिकारी अगर यहाँ से कोई अपील है, किराया प्राधिकारी के आदेश की कोई अपील अगर किराया अधिकरण के सामने जाती है और किराया अधिकरण उस मामले में कोई भी आदेश देता है तो वो आदेश क्या होगा, वो आदेश अंतिम होगा और वो किसी भी न्यायालय में, सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर किराया प्राधिकारी ने जो किराया अधिकरण है सेक्शन 13 में, अगर उसने इस निर्णय को, किराया प्राधिकारी के निर्णय को चेंज नहीं किया, उल्टा नहीं है, तो इसका निर्णय भी क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। तो आपको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ध्यान रखने हैं, कौन सा सेक्शन कौन से अथॉरिटी की बात करता है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन से जो सेक्शन है उसकी अपील कितने दिन में होगी, कहाँ होगी। देन जो सेक्शन 19 है वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, मेंस में आने वाला सेक्शन है, तो उसके सारे क्लोज आपको अच्छे से देखने हैं। और जो धारा 19 है उसमें क्या अंतर्वर्ती आदेश पारित किया जा रहा है और धारा 13 में अंतरिम आदेश पारित किया जा रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 अपने पास में अथॉरिटी है। इसके साथ में जो धारा 13 में जो अथॉरिटी, जो अधिकरण बता रखा है किराया अधिकरण, उसकी किराया अधिकरण की अपील 19 में हो जाएगी, अपील किराया अधिकरण में। लेकिन जो किराया अधिकरण है उसका जुरिडिक्शन क्या होगा, उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, या फिर किराया अधिकरण के पास में कौन कौन सी पावर्स है, इसके बारे में सेक्शन 18 बात करता है, 20 बात करता है, 21 बात करता है। लेकिन ये जो धारा 18, 20 और 21 में जो प्रोविज़न है, जनरल प्रोविज़न है, इनमें कुछ अलग से नहीं है। अधिकारिता की बात करता है सेक्शन 18, तो 18 के में कहा है कि अगर कोई भी मामला किसी किराए के संबंध में है तो वो किराएदारी के संबंध में अगर कोई मामला है तो वो किराया अधिकरण के पास में जाएगा, सिविल कोर्ट के पास में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब जनरल प्रोविज़न है। जैसे वैसे सेक्शन 20 है कि आदेशों का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे किया जाएगा। तो जैसे CPC के अंदर जो आपको प्रक्रिया दे रखी है कि किसी भी आदेश का जो एग्जीक्यूशन आप किस प्रकार से करोगे, तो जैसे किसी भी पक्षकार की जंगम स्थावर संपत्ति की कुर्की करके कर सकते हो, उसके बैंक खातों की कुर्की है, पक्षकार को गिरफ्तार करके है, या फिर उसके वेतन भत्तों की कुर्की है, परिसर का कब्जा प्रदान करके है, या फिर अधिवक्ता के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में कमिश्नर को नियुक्त करके है। तो ये सब जनरल प्रोविज़न है सेक्शन 20 में। और सेक्शन 20 जो है इसका, ये लास्ट टाइम 2018 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, सेक्शन 20। तो जो अपना राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम है, इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कौन सा, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटी है, कि जो भी किराएदार है उसके क्या अधिकार हैं, भूस्वामी के क्या अधिकार हैं, प्रीमाइजेज आप किसे बोलोगे, कौन से ग्राउंड है जिन पे आप अपने मकान को किराए पे दोगे, कब आप उससे अपने किराएदार को बेदखल कर सकते हैं, कब आप तुरंत कब्जा वापस ले सकते हैं, और कौन कौन से यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट किस तरीके से करेंगे, अगर आपका भूस्वामी है वो किराया लेने से इनकार करा तो तब आपके पास में क्या राइट है, और आपने जो सिक्योरिटी पे की है वो सिक्योरिटी अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो अगर आपको रिफंड नहीं करता है तो वहाँ पे आपके पास में क्या राइट है, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। देन आज अपन ने जो भी इसकी अथॉरिटी उसको डिस्कस किया है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी आपका लो, कोई भी आपका डायरेक्ट है, माइनर हो, मेजर लो हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।